सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं डॉक्टर सिन्हा और मैं यहाँ पे इसी डायरेक्टरेट में जहाँ आप ट्रेनिंग ले रहे हो यहाँ पे प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ और वेजिटेबल का हूँ, सब्जी उत्पादन का। संयोग से 90% क्वेश्चन हम मेरे को सब्जी उत्पादन से ही संबंधित आए। ये भी अच्छी बात है, सब्जियों को खाना चाहिए, है ना। सबसे जो आजकल नवरात्रे भी चल रहे हैं, कितने लोगों ने किया हुआ है आप लोगों ने? 9 दिन फास्ट रखा करो आप लोग सब मिल करके, थोड़ी सेहत भी ठीक रहेगी। और क्या खाएंगे उस समय? सबसे ज़्यादा फल और सबसे ज़्यादा सब्जी। तो ये 2 चीज़ खाने का आपको बहुत बढ़िया मौका मिलता है। एक बहाना भी होता है और इसको आप जब खाएंगे ना तो यू विल फील हैप्पी। आप देख लेना कि चावल और रोटी जो हम खाते हैं चाहे जिस रूप में, उसको कम खाओ तो सब्जी और इवन दाल भी कई लोग छोड़ देते हैं, दाल भी नहीं खाना चाहिए। तो सब्जी फल और सब्जी अगर खाते हो तो सबसे अच्छी चीज़ है। तो मेरे समझ से सब्जियों का इस समय इस बहाने से इस तरह के जो हमारे पर्व आते हैं उसमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। थोड़ा एक भगवान से साथ जुड़ भी जाता है आदमी, और दूसरी बात क्या है कि आदमी को थोड़ा सेहत भी ठीक हो जाता है, अपना खान पान का तरीका बदल जाता है ना। कि मीट मछली तो नहीं खाते आप लोग इस नवरात्रों में? खाते हैं? नहीं खा लेते हैं ना। तो ओबियसली है कि वो दिमाग में थोड़ा सा रहता है। मैं सबसे पहले इनके प्रश्नों का जवाब दूंगा। इन्होंने पूछा हल्दी और अदरक। देखिए, हल्दी और अदरक 2 चीज़ें, दोनों का प्रोडक्शन इस बात पे डिपेंड करता है। 3-4 पॉइंट हैं। कैसे उत्पादन होता है वो पढ़ाने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो 3-4 पॉइंट पे डिपेंड करता है। एक, उसका बीज आपने कहाँ से ख़रीदा है, या अपना ही बीज है तो क्या वो बीज अच्छा है कि नहीं। अच्छा का मतलब क्या होता है? वो बीज में आँखें हैं कि नहीं, वो बीज अच्छी तरह से लगाने के लिए तैयार है कि नहीं, और बीज को आपने उपचारित किया है कि नहीं जब आप लगाने से पहले। दूसरी बात, टाइम, किस टाइम पे आप इसको लगा रहे हो। टाइम का मतलब किस टाइम पे आप इसको लगा रहे हो। टाइम, अगर आप इसको लगा रहे हैं, है ना, इसको अदरक को, तो इसका जो बेस्ट टाइम है वो अप्रैल का फर्स्ट वीक है। सबसे बढ़िया टाइम कब है? अप्रैल का पहला सप्ताह से लेकर के अप्रैल का पूरा, यानी आपको अप्रैल अगर अच्छी अदरक का प्रोडक्शन करना है तो सबसे बेस्ट टाइम है कि अदरक और हल्दी ये दोनों ही आपने इसी समय लगाना है। किस समय? अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में लगाने से क्या होगा कि ये 9 महीने की फसल ज़मीन के अंदर रहेगी। आई बात समझ में? क्योंकि उखाड़ने का टाइम जो है वो हर हालत में कब आता है? दिसंबर के आसपास। तो आपको उखाड़ने, अगर आप जैसे लेट होते जाओगे, जैसे अप्रैल में नहीं लगाया आपने, मई में नहीं लगाया, या जून में जाके लगाया, इवन जुलाई तक में भी, जून जुलाई में भी लोग लगा देते हैं। तो ये वो लोग लगाते हैं जून जुलाई में जो लोग अदरक को जो है वो जिनके पास पानी की कमी रहती है, वो क्या करते हैं, थोड़ा लेट लगाते हैं कि पानी नहीं होगा तो हम कैसे अदरक लगाएंगे। तो आपको सबसे बढ़िया टाइमिंग जो है वो है आपका अप्रैल का महीना। 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद चौथी बात है कि इस पे मिट्टी चढ़ाना। अदरक को आप लगाते कैसे हो? अदरक को आलू की तरह भी लगा सकते हैं। आलू देखा है ना लगाते हुए, मिट्टी, आलू का मेड़ बना दिया, नाली जो होता है सिंपल, और उसके बाद अदरक को हम रख देते हैं। फिर अदरक को हम गोबर से ढक देते हैं, ढकने के बाद उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं ताकि नालियों में हम इसको पानी दे सकें। और बाद में जब आलू की तरह कम से कम 40-50 दिन के बाद, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद, आलू को तो 35 दिन के बाद मिट्टी चढ़ाते हैं या 30 दिन के बाद चढ़ाते हैं, लेकिन अदरक में आपको कम से कम 50 दिन के बाद इसको मिट्टी चढ़ाना ज़रूरी है। और 3 बार मिट्टी चढ़ाना ज़रूरी है। पहली बार, उसके बाद फिर 1-1.5 महीने के बाद, फिर 1.5 से 2 महीने के बाद। तो 3 बार अगर आप मिट्टी चढ़ाते हैं
तो अदरक का प्रोडक्शन बढ़िया होगा। दूसरी बात, अदरक का साइज जो है बीज का वो कम से कम 50 ग्राम से लेकर 70 ग्राम का होना चाहिए। एक बीज का साइज, बहुत छोटा टुकड़ा नहीं, कम से कम 50 ग्राम का। एक आइडिया लगा लीजिए कि 50-60 ग्राम का बीज कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, उतने ही साइज का अदरक को टुकड़ा को तोड़ना है। और तीसरी बात, लास्ट बात जो मैं बता रहा हूँ कि जब आप अदरक को लगाने जाते हो तो कितना डिस्टेंस पे लगाते हो, एक इतना से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है अदरक को। अदरक की 2 लाइनें भी एक मेड़ पे लगाते हैं। अगर आप मेड़ थोड़ी चौड़ी बनाते हैं तो उसमें आपने अदरक की 2 लाइन साथ में लगाइए, तो उससे प्रोडक्शन और ज़्यादा होगा। ठीक है ना, 2 बीज आप साथ साथ रखिए और उसके बाद थोड़ी नाली की चौड़ाई, जो मेड़ है उसकी चौड़ाई थोड़ा रखिए और उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाइए, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है अदरक को लगाने का। कच्चा गोबर कभी भी अदरक में यूज़ नहीं करना चाहिए। वहीं हल्दी की जो बात है, हल्दी में बीज का चुनाव सबसे ज़रूरी है। जितना मोटा बीज होगा उतना बुरा होगा। अदरक, हल्दी का बीज वही लेना है जो पतला होता है, फिंगर टाइप का होता है, लंबे लंबे होते हैं, वही टुकड़े को रखना है हमको बीज के लिए। जो मोटा हो जाता है उसको हमको रखना है खाने के लिए या सुखा करके पाउडर बनाने के लिए। तो अदरक, हल्दी को आपने पतले वाला यूज़ करना है, फिंगर जो होते हैं। अदरक को, हल्दी को कभी भी काट के नहीं लगाना है। अदरक को कभी भी काट के नहीं लगाना है। अदरक, हल्दी को आपको काट के लगा सकते हैं। और जब आप लगाते हो दोनों को ही, तो एक दवाई आती है बेबिस्टिन और M45, उसमें आपने कम से कम 15 से 20 मिनट तक उसको आपने डिप करना है। आपको लिखो नहीं, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये आप लोग मोबाइल चलाते हो ना, मैं कल भी मैंने अपलोड कर दिया था, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे दोपहर के बाद शाम तक। तो आप वहाँ से मेरे लेक्चर बाद में भी देख सकते हो, सुन सकते हो। तो सुनने लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको, सबके पास मोबाइल होगा, तो सबको मैं जाने से पहले मैंने लिंक कर दूंगा, ताकि आपको वो लेक्चर जो है जब भी आपको मौका मिले तो आप उसको सुन सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि ये 5-6 चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो अदरक और हल्दी के प्रोडक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर हालत में प्रोडक्शन होगा। दूसरी बात, अदरक को तो हम उखाड़ ही लेते हैं टाइम से। कई बार हल्दी के बारे में लोग ऐसा मिथ बोलते हैं, ऐसी बात चलती है कि अदरक को हम हल्दी को अगर 2 साल छोड़ देते हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है या ज़्यादा रंग आता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस वैरायटी का आप हल्दी लगाएंगे वो वही रंग शुरू से उसका रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसको 2 साल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको हर साल ही उखाड़िए और हर साल उखाड़ के उसके फिंगर को अलग कीजिए और लगाइए। ठीक है, आई बात समझ में? क्या हुआ? ठीक है, तो पता लग गया। अदरक में और हल्दी में थोड़ा सा अंतर है। हल्दी को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके पास पानी है दो, लगाने के बाद नहीं आपके पास पानी है तो नहीं दो। ठीक है ना, बारिश नॉर्मल होगी तब अपने आप चल पड़ेगा वो। अदरक में थोड़ी सी गारंटी आपको लेनी पड़ेगी कि आपको सिंचाई करना ही करना है। और वो सिंचाई जो करना है वो कब करना है? जब आपको बीज लगा देते हैं उसके बाद हर 15 दिन के बाद, जैसे हम आपने अप्रैल में लगाया तो मई जून का महीना तो गर्म हो जाता है, तो आपको हर 15 दिन के बाद आपके पास उतना एरिया होना चाहिए और पानी की सुविधा होनी चाहिए कि जितने एरिया को हम पानी दे सकें। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि आपने पानी जो लगाना है वो उसी ढंग से लगाना है कि आपका क्यारी जो है वो पूरी तरह से भीग जाए। आई बात समझ में? तो ये 3-4 बातें आपने ध्यान रखनी है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। उसके बाद अदरक को मल्च से हम ढकते हैं। मल्च जो होता है ना, मल्च जिसको हम बोलते हैं सूखे पत्ते। अदरक रिस्पॉन्स करता है सूखे पत्ते का। जितना ज़्यादा सूखा पत्ता आप यूज़ करोगे अदरक उतना बढ़िया होगा। तो इसलिए जो लोग अदरक लगाते हैं वो पहले से तैयारी करके रखते हैं, पत्ते इकट्ठे करके रखते हैं जंगलों से या जहाँ से भी, या अपने पौधे काट कर। आपने घास नहीं डालना है इसके ऊपर, लेकिन सूखे पत्ते जैसे आम ओम के पत्ते या और भी उसी से मिलते जुलते चौड़े पत्ते वाले हैं, वो कम से कम अगर 4 इंच 5 इंच, वैसे तो आपके पास जितना ज़्यादा है उतना बढ़िया है, लेकिन 4-5 इंच अगर आप पत्ते डाल सकते हो जितने क्यारी आपने बनाए हैं, और उसको वो उड़े ना, मतलब हवा के तेज, क्योंकि जून जुलाई में हवा भी चलती है, तो जब तक बारिश नहीं हो जाती है तब तक उसके दबा के रखने के लिए उसके ऊपर हम कच्चा गोबर फेंक सकते हैं। कच्चा गोबर से, ताकि वो दबा रहे, हल्का हल्का उस पर टुकड़े करके थोड़ा सूखा हुआ गोबर डाल दिया तो वो क्या है, पत्ते दबे रहेंगे। और जब बारिश होगी तो धीरे धीरे पूरी नमी नीचे तक चली जाएगी। उसके बाद आपको पूरे साल, पूरे 6 महीने 7 महीने जो है आपको अदरक को मतलब हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसलिए जहाँ अच्छे अदरक का उत्पादन होता है वहाँ लोग इसकी तैयारी, बीज की तैयारी और बीज के साथ साथ ये जो है आपका सूखा घास, सूखा पत्ता, इसकी तैयारी पहले से करते हैं। तो आप अगर खुले खेत में चाहोगे ना कि अदरक लगाना है तो आपको पहले इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हो कि उस क्वालिटी का अदरक। अदरवाइज अदरक पतला होगा, छोटा होगा और उतना मोटा नहीं होगा जितना बाजार में मिलता है, चाहे आप अच्छी वैरायटी लगा भी लो। अदरक कहता है कि मुझे जन्म से लेकर के लास्ट तक मुझे नमी चाहिए, एक समान नमी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए, लेकिन नमी चाहिए मुझे। हल्दी ऐसा नहीं कहता है, हल्दी में जब बारिश हो जाएगी आप ज़मीन में दबा दो, सूखेगा भी नहीं, लेकिन अदरक आपका सूख भी जाता है किसी भी कंडीशन में। हो सकता है तेज़ धूप पड़े 10, 15, 20 दिन और आपने पानी नहीं दिया तो जो अदरक है नीचे ज़मीन में डाला हुआ वो हो सकता है कि सूख जाए, तो इसलिए पानी का इंतज़ाम करना है, ठीक है ना। आगे प्रश्न हो गया आपका। दूसरा प्रश्न था प्याज के बारे में। प्याज नॉर्मली सबने पूछा है। प्याज में 4-5 समस्याएं आती है। पहला, जैसे उन्होंने बोला कि नर्सरी के स्टेज में हम जब नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में पौधे सूखने लगते हैं। प्याज की नर्सरी डालने का ये बेस्ट टाइम है, ये सभी सही समय है आपकी नर्सरी आप इस समय लगाओ, क्योंकि प्याज की नर्सरी कम से कम कितने दिन, 60 दिन पुराना होना चाहिए, ताकि उसमें 2 अच्छे पत्ते, मोटे पत्ते और उसकी गर्दन जो है प्याज का वो मोटा हो जाना चाहिए लगाने से पहले, बिल्कुल पतला धागे जैसा ना हो करके थोड़ा मोटाई ले ले, ठीक है ना। तो कम से कम 15 दिन तो इसको जर्मिनेशन में लग जाता है और उसके बाद ये खड़ा होता है पौधा। मोटाने में मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ नहीं होता, फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर की तरह धीरे धीरे बढ़ता है। 2 पत्ते, तीसरा पत्ता निकलते निकलते तो ऑलमोस्ट 2 महीना टाइम आपको लग जाएगा प्याज को, नर्सरी को तैयार होने में। 2 महीने के बाद आपने लगाना कैसे है, और इसमें इसमें क्या है ना, इसमें भी कमर तोड़ लगता है। एक, जब आप प्याज की बिजाई करते हो तो नॉर्मली लोग लाइनों में भी लगाते हैं, नॉर्मली कोई छट्टा लगा के लगाता है। तो प्याज की उरी को कभी भी लाइन में मत लगाना, जब भी लगाना तो आप थोड़ा छट्टा लगा के लगाना। छट्टा लगाएंगे तो क्या होगा कि हर पौधे को प्रॉपर डिस्टेंस मिल जाता है, स्पेस मिलता है मोटा होने के लिए। लाइन में लगाएंगे तो एक बीज से दूसरे बीज की दूरी बहुत कम रहती है या ना के बराबर रहती है, तो प्याज का उरी उतना मोटा नहीं हो पाता है। तो इसको छट्टा जब लगाएंगे उसकी पनीरी का जो हेल्थ होगा वो ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो प्याज को। दूसरी बात, प्याज का बीज जब भी लगाने के लिए जाते हैं तो उसमें बेबिस्टीन से इसको ट्रीट करके लगाओ। बेबिस्टीन एक दवाई आती है, उसमें उपचार करके आप इसको लगाना है। जब आप इसको उपचार करके लगाओगे, बेबिस्टीन पाउडर टाइप का आता है, किसी बोतल में बीज को डाल दो, जैसे 100 ग्राम या 200 ग्राम बीज आप लगा रहे हो तो बोतल में डाल दो, उसी में बेबिस्टीन डाल दो, उसी में M45 का पाउडर भी डाल दो और दोनों को डालने के बाद थोड़ा अच्छी तरह से हिला दो। बीज जो है वो दवाई के साथ चिपक जाएगा, बीज के साथ दवाई, और उसके बाद उसको बीज को निकाल करके जो पाउडर बच गया उसको अलग रख लो और उसके बाद आप उसको बिजाई करो, जैसे छट्टा लगाना है। प्याज का बीज 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा गुड़ाई करके तब बीज। ऐसा हम करते हैं नॉर्मली कि प्याज खेत क्यारी बराबर कर लिया और बराबर करने के बाद आप प्याज को फेंक दिया उसके ऊपर, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा हल्का सा ऊपर से मिट्टी जो है वो हम डालते हैं, ताकि एक समान जो है हर प्याज का बीज जो है वो ज़मीन से दब जाए। कई लोग ऐसे हाथ से मिला देते हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। उसमें आधी बीज जो है ना, या 30% 40% बीज चींटियाँ लेके चली जाती है या कोई और कीड़े इसको खा जाएंगे। तो हर बीज ज़मीन में जब 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा तो ही आपको वो बीज जो है, प्याज जो है वो अच्छा जर्मिनेट होगा। तो एक तो आपने ये करना है। दूसरा, कमर तोड़ इसमें लग जाता है। कमर तोड़ की बीमारी आपने देखा होगा कि पौधा नर्सरी का, जैसे फूल गोभी का बोला, बंद गोभी का, आजकल जो लगता है ब्रोकली है, और इसमें पौधा क्या होता है ना, गिर जाता है एकदम से। आप देखोगे ना, वो गिर जाएगा और उसकी कमर जो है वो टूट जाती है, जैसे बोलते हैं कमर से, तभी इसको कमर तोड़ बोलते हैं। एक्चुअली इसको डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। तो जैसे ही बीज जमने लगे उसी समय आपने यही दवाई जो बेबिस्टीन और M45 मैंने बोला, या इसका एक रिडोमिल दवाई आती है, उस दवाई को आप इसमें 1 लीटर में बेबिस्टीन 1 ग्राम और M45 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके, और इसको फुहारे के साथ आपने इसको हर 3 से 4 दिन, मतलब सप्ताह में कम से कम 2 बार, 3-4 बार आपने करना है, यानी 2 सप्ताह तक आपने इसको सिंचाई करना है उससे। तो ये बीमारी जो है आपकी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आता है कि प्याज में बुक्के आ जाते हैं, है ना, फूल आ जाता है। कई लोग देखते हैं कि हमारा जो प्याज है जब बनने लगता है
तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आप जो प्याज लगाते हो उसका टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। सही प्याज का बीज 1 साल पुराना, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये भी एक कारण हो सकता है आपके बुके आने का, ऊपर फूल आने का। तो प्याज के बीज को आपने, ये जहाँ से भी आप लेते हैं, गारंटी आप लोग उस पर डेट लिखा हुआ हो कि 1 साल पुराना, आपको पता लगे 2024 का ही है, 2023 का है, जो भी उसमें लिखा होगा, तो 1 साल से पुराना बीज नहीं लगाना है, नहीं तो उसमें बुक्के आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात, अगर आप दिसंबर 20 के बाद अगर प्याज लगाते हो, यानी जनवरी 1 वीक से लेकर के जनवरी 20 तारीख तक अगर आप प्याज लगाते हो, तो इसमें जो फूल है वो आने की संभावना कम रहेगी। ठीक है, तो इसलिए टाइमिंग, बहुत लोग अभी से बाजार में आपने देखा होगा, अभी से पनीरी बिकना शुरू हो गया है ना, बेचते हैं, जो बस अड्डे के आसपास बैठते हैं, तो लोग वहाँ से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का खरीद के ले जाते हैं। इतना पहले आप लगाओगे तो उसमें फूल आएगा। और उस वही प्याज जो है, जिसको आप बोलते हो कि हमारा पत्ता तो बहुत हो गया लेकिन बल्ब नहीं बना। प्याज क्या है ना, प्याज लगता सर्दी में है लेकिन प्याज बनता किस में है, गर्मी में। उसको जब तक गर्माहट नहीं मिलेगी तब तक नीचे प्याज नहीं बनेगा। तो हर हालत में आपने प्याज तभी लगाना है, 1 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में आपने प्याज लगानी है। लगाने का जो तरीका है, इसमें आपको 80% जो ये समस्या है इसका समाधान हो जाएगा। प्याज के पत्ते हमको नहीं चाहिए, हमको प्याज नीचे वाला चाहिए। वो नीचे वाला प्याज तभी बनेगा जब वो प्रॉपर टाइम पे लगेगा। हमें 8 से 9 पत्ते हर समय प्याज के ऊपर चाहिए होता है। कुछ लोग बोलते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि प्याज को ऊपर से काट देना चाहिए। काटना कभी भी किसी भी एंगल से ठीक नहीं होता है। किसी भी चीज़ को आप काटते हो, चाहे हम कटिंग प्रूनिंग जो भी करते हैं, इवन हम भी, जैसे हम नॉर्मली हम कहते हैं कि कटिंग करने से क्या होता है ना, वहाँ से वायरस, बैक्टीरिया, फंगस सब आना शुरू हो जाता है। कटिंग कोई इलाज नहीं है किसी चीज़ का। या कई लोग बुके काट देते हैं, अब जब फूल आ ही गया तो लोग बोलते हैं इसको तोड़ दिया करो, ऐसे बोलते हैं ना कि तोड़ देने। लेकिन तोड़ने से ऐसा नहीं है कि तोड़ने से वो आपका नीचे वो जो बनना है वो तो बन जाएगा। जो तना बनना है, जो आप प्याज काटते हो तो बीच में सूखा हुआ निकलता है, देखा होगा आपने, तो डेफिनेटली है कि वो बन चुका है। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कि वो प्याज का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए अगर तोड़ने के बाद, लेकिन वो तोड़ने वाली बात तभी आएगी जब आप उसको जल्दी लगाओगे। लेट लगाओगे आप तो वो समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। अच्छी वैरायटी, आजकल हाइब्रिड प्याज भी चल रहा है, देखा होगा आपने, बहुत सारी किस्में ऐसी है जिसकी हाइब्रिड भी आते हैं। अब हमारे यूनिवर्सिटी का ही है, जैसे पालम लोहित है, इसमें फूल आता ही नहीं है। आप लगाओगे ना इसका पनीरी, थोड़ा जल्दी भी लगा लोगे तब भी, और थोड़ा लेट भी लगा लोगे तब भी इसमें फूल नहीं आएगा। और बल्ब का साइज 3 महीने में बल्ब बनता है, और 3 महीने में 3 गुड़ाई चाहिए। प्याज का बल्ब को बड़ा करना है तो आपको 3 गुड़ाई प्याज में और लहसुन में देना ही पड़ेगा। गुड़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कितना भी बड़ा खेत लगा हुआ हो प्याज का, कहीं भी लगाओ, चाहे गुजरात में और या साउथ में लगता है या जहाँ भी लगता है, जितने बड़े क्यारी होगी, एक बार उसकी गुड़ाई जरूरी है। 3 बार नहीं गुड़ाई करेंगे तो प्याज और लहसुन जो है वो बड़ा नहीं बनेगा। दूसरी बात, स्पेसिंग, जो कहते हैं ना कि छोटा प्याज रह जाता है या छोटा लहसुन रह जाता है, उसका भी एक कारण है स्पेसिंग। अगर आप प्रॉपर नहीं दोगे, कम से कम इतना, ये हमारा वो है कि इतना ही पौधे से बीज की दूरी या पौधे से पौधे की दूरी दोनों साइड से इतना कम से कम होना चाहिए। हम इतनी दूर पे अगर लगा देंगे ना प्याज, तो और चाहेंगे इतना बड़ा प्याज बन जाए, वो कभी नहीं बनेगा। तो प्याज को डिस्टेंस आपने इतना, कम से कम शुरुआत में डिस्टेंस आपको दोनों साइड से देना ही पड़ेगा। चारों तरफ उस प्याज के इतना दूरी, एक रस्सी से एक आइडिया लगा करके आप उसके अनुसार लगाओ, उसके साथ साथ आप लाइनों में लगाओ, गुड़ाई करना आसानी हो जाएगा। बहुत गहरी गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। ऊपर की 2 से 2.5 इंच की मिट्टी ही हमको डिस्टर्ब करना होता है, उसमें घास भी निकल जाता है और उसकी गुड़ाई हो जाती है, क्योंकि इसका जड़ जो होता है वो जमीन के, प्याज को क्या चाहिए, उसकी ऊपर की जमीन जो है जहाँ प्याज बनता है, प्याज नॉर्मली देखा होगा जमीन से ऊपर आके बन जाता है, देखा होगा आप लोगों ने, तो ऊपर तभी बनेगा वो जब उसको ऊपर वाली मिट्टी जो है वो हल्की मिलेगी। और वो हल्की करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुड़ाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो लहसुन, अच्छा लहसुन को जहाँ तक, ये प्याज की बात हो गई। दूसरा, कई बार प्याज में आपने देखा होगा कि लगते समय प्याज जब हमारा ग्रोथ कर रहा होता है फरवरी के लास्ट में या मार्च के आसपास में, तो उसके पत्ते के ऊपर भूरे रंग का धब्बा पाउडर बनना शुरू होता है, जो डाउनी मिल्ड्यू है। और ये पिछले साल तो बहुत समस्या आई
क्या होगा, आपका पत्ता बिल्कुल हरा रहेगा और एकदम से 10-12 दिन के अंदर आप देखोगे कि पूरे पत्ते ऊपर से लगता है जैसे छोटे हो गए ऊपर से, और उसके अगर आप टच करके देखोगे तो उसमें काले रंग का या भूरे रंग का पाउडर दिखेगा आपको, दैट इज ए फंगस, वो डाउनी मिल्ड्यू है। तो जैसे ही, ये जरूरी नहीं है कि आपके खेत में भी आए, ये किचन गार्डन में भी आ सकता है, ये खेत में भी आ सकता है। इस बीमारी का सबसे बढ़िया इलाज जो है कि आप M45 और बेबिस्टिन इसका, या रिडोमिल का, या एक मेटालेक्सिल आती है उसका छिड़काव आपको पौधे के ऊपर, पत्ते के ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, खास करके प्याज लगाने में, जो प्रोफेशनली प्याज लगाते हैं या लहसुन लगाते हैं। ठीक है, लहसुन को जब लगाते हैं, कई बार बोलते हैं कि छोटा भी बनता है बड़ा भी बनता है। लहसुन को जब आप तोड़ते हो ना, 2 तरह का लहसुन होता है। लहसुन को लगाने, एक बार आप लहसुन के पूरी की पूरी गांठ को जमीन में दबा दो ऐसे रेत में, तो आप क्या देखोगे, उसमें क्या निकलेगा कि उसमें जड़ें निकलनी शुरू हो जाएगी। निकलती है कि नहीं? देखा है आपने? पानी में थोड़ा सा नीचे की जड़ें निकलनी शुरू हो जाती है। फिर उसको तोड़ना है, जो मोटा वाला है ना लहसुन, वो लगाना आपको चुन के। बीच में जो पतले पतले होते हैं उसको नहीं लगाना है आपको। छटाई बहुत लोग तोड़ते हैं, तोड़ करके लेके चले जाते हैं खेत में लगाने के लिए। तोड़ करके उसकी छटाई बहुत ज़रूरी है। मोटे बीज ही आपको लगाने पड़ेंगे। मोटा बीज नहीं लगाओगे तो लहसुन मोटा नहीं बनेगा। तो इसलिए बाहर वाला जो लहसुन जितना भी होता है वो करीब करीब मोटा ही होता है। दूसरी बात, जिस वैरायटी को आप लगाओगे, बड़े वाला लगाओगे तो बड़ा ही बनेगा, छोटे वाला लगाओगे तो छोटा बनेगा। कई में कलियां 4 होती है, कईयों में 8 वाली होती है, कईयों में 14-15 होता है, कईयों में 20-25 भी होता है। जो महीन होता है, जो देसी किस्म बोलते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो ज़्यादा वैसे फ़ायदेमंद वो ज़्यादा है मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन नॉर्मली हम जो भी वैरायटी लगाएंगे, जो किस्म हम लगाएंगे, वैसा ही हमको बीज होगा, वैसा ही हमारा लहसुन होगा। ये तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लहसुन और प्याज में गोबर की खाद ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, लहसुन और प्याज में ज़्यादा गोबर की खाद नहीं देनी है। जितना खाद आप गोबर में खेत में डालते हो और फसल लगाने के लिए, उसका 1/4 बहुत है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश से ज़्यादा सल्फर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप बड़ा खेत लगा रहे हैं तो आपको सल्फर के लिए अलग से खाद डालना पड़ेगा। सल्फर का फर्टिलाइज़र आता है जो अलग से डालना पड़ेगा, या जिंक डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो लहसुन की बात हो गई। लहसुन को भी 3 गुड़ाई चाहिए, कम से कम 3 गुड़ाई करेंगे तभी लहसुन आपका होगा। लहसुन में वैरायटी बहुत है। देसी वैरायटी जो आप लगाते हो, नीले रंग का, पिंक रंग का, जो गुलाबी कलर का जो उसका छिलका होता है, वो सबसे अच्छा माना जाता है, वो सबसे अच्छी वैरायटी है। आजकल तो चाइना का लहसुन भी आ रहा है, सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन चाइना के लहसुन के बारे में है कि उसमें पेस्टिसाइड, बहुत दवाई डाला हुआ है। जब उसको वो बहुत दिनों तक उसमें अंकुर नहीं आता है, पानी में भी डाल दो तो वो जल्दी लुंगे नहीं निकलेंगे। तो खेत में ही उसका स्प्रे कर देते हैं, और वो कहा जा रहा है कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, जबकि हम ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए लहसुन को रखने का तरीका जो है कि ज़्यादा दिन तक वो बढ़िया रहे, तो हम क्या करते हैं, उसको पत्ते समेत बांध देते हैं। पत्ते समेत बांध करके और खूंटी में टांग देते हैं। ज़मीन में रखोगे आप तो वो उसमें लुंगे जल्दी निकल जाएंगे। इसलिए उसको काटना भी नहीं है, उसको बांध करके जब थोड़े पत्ते कच्चे रहें, हरे रहें हल्का सा, और नीचे बल्ब बन जाए, तो उसको उखाड़ के और उसको बांध के 10-10 किलो, 15-15 किलो का आप गुच्छा बना करके उसको खुटियों पे या उस पर बांस का कोई डंडा लगा करके उसको हुक के सहारे या रस्सी के सहारे उसको बांध दो। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। गाँव में लोग ऐसे ही रखते थे पहले भी, और अभी भी रखते हैं। और आपने देखा होगा मक्का वगैरह जो रखते हैं, मक्का का बीज कैसे रखते हैं आप लोग? देसी मक्का जो होता है, मक्का को छल्ली के साथ आप तोड़ लेते हैं और तोड़ करके उसका छिलका निकाल करके बांध करके और टांग देते हैं। उसमें कीड़ा भी नहीं लगता कुछ भी। जब आपको लगाना होता है तो उसका दाना निकालते हो और उसके बाद आप बिजाई करते हो। तो ये टेक्निक में क्या है ना कि हवा के अंदर जो नमी है ना, वो नमी उस गट्ठी के पास नहीं पहुँचना चाहिए। ये ध्यान रखना जरूर आपने, ठीक है ना। वो नमी, हवा का में नमी, वो जैसे कहते हैं ना कि हवा, जड़ जो है, जड़ का एक कैरेक्टर है जो हर पौधे का, कि वो पानी की खोज में जाता है। और लुंगे तभी निकलते हैं जब पानी उसको वातावरण में अवेलेबल होता है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब हम टांग देते हैं तो हवा चलती रहती है, तो उसको नमी उसको लहसुन को या प्याज को नहीं मिल पाता है। इसलिए प्याज का स्टोरेज भी आपने देखा होगा। कैसे करते हैं प्याज का स्टोरेज? कोल्ड स्टोर में करते हैं कि करते हैं? नहीं करते हैं।
आलू की तरह नहीं करते हैं, क्यों? तभी तो आलू का दाम कभी भी 10, 12, 15 रुपये किलो से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, जबकि प्याज का रेट क्या चला जाता है, 70, 80, 100 रुपये भी चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हम इसको कोल्ड स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। इसको रखने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। और गाँव में घर में अगर आपने इसको, जैसे किसी के पास 10 क्विंटल प्याज हो गया तो कोई भी 1 क्विंटल से ज़्यादा नहीं रखता है, बाकी बेच देता है कि ये तो ख़राब हो जाएगा, लुंगे निकल जाएंगे, क्योंकि रखने के का तजुर्बा हमारे को गांव में नहीं है। तो इसको रखने के लिए हमारे को बांस का जाल बनाना पड़ता है, बांस के फट्टियों का, और उसमें लहसुन और प्याज को रखने के लिए हमारे को जाल बना करके, ताकि जो हवा है वो 6 दिशा से आनी चाहिए, चारों दिशा और प्लस ऊपर और नीचे, किसी भी दिशा से आप मतलब वो ज़मीन से टच नहीं रहना चाहिए। तो जो बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं जो प्याज और लहसुन रखते हैं, जहाँ पर रखा जाता है, वो भी यही करते हैं। और उसमें हवा का सर्कुलेशन, एक पंखा वगैरह लगा देते हैं या ब्लोअर वगैरह लगा देते हैं, ताकि वो हवा जो है वो वहाँ के नमी को निकालता रहे, बाहर निकालता रहे। तो अल्टीमेटली हम कोल्ड स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, और यही कारण है कि प्याज, तभी तो आजकल देखते हो आप ना कि अभी थोड़े दिनों के बाद कहाँ का प्याज आना शुरू हो गया, या जब यहाँ ज़्यादा हो जाता है तो बेचना लोग शुरू कर दें, जितना जल्दी हो बेच दो। क्योंकि इसलिए बेचना शुरू करते हैं क्योंकि उसका रेट जो है वो हमारा, अगर लुंगा निकलने लग गया 3 महीने के बाद, जैसे उखाड़ते हैं उसके जस्ट 3 महीने के बाद उसमें लुंगे निकलने लगते हैं, चाहे आप कुछ करो या ना करो। अगर आप वो ज़मीन में टच किया है तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए। ठीक है, लहसुन में और कुछ पूछना है ना? मटर के बारे में है ना? मटर आप लोग लगाते हो ना? मटर लगाने का भी अभी सबसे बेस्ट टाइम है। इस समय हर वैरायटी लगनी शुरू हो जाती है, चाहे आप मिड वाली लगाओ, चाहे लेट वाली लगाओ, चाहे अर्ली वाली तो ऑलरेडी अब थोड़ा खेत में लग भी गया है, बहुत लोगों ने, यहाँ नहीं लग तो और जगह लग गई है। और अब थोड़े दिनों में वो अर्ली वाला जो अर्कल वैरायटी है वो आना शुरू हो जाता है, फलियाँ पौधे उसके छोटे रहते हैं। नॉर्मली मैं जो मटर लगाते हैं, मटर को हमको 2 चीज़ें ध्यान रखना है। मटर को कभी भी ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं चाहिए, गोबर की खाद नहीं चाहिए उसको बहुत ज़्यादा। हम अगर खेत में बहुत ज़्यादा गोबर डाल करके मटर लगाएंगे तो हमारे को समस्या आएगी। यूरिया नहीं चाहिए मटर को, बिल्कुल 0, 1 ग्राम भी यूरिया खेत में नहीं डालना जिसमें हमने मटर लगाना है। तो हमको क्या चाहिए, इसमें फास्फोरस और पोटास चाहिए बस। तो ऐसा खाद डालना है जो 12-32-16 भी अगर आप डाल रहे हो, सपोज यहाँ पर मिलता है 12-32-16 तो मिल ही जाता है, तो 12-32-16 भी अगर आप डाल रहे हो तो 2 से 2.5-3 किलो से ज़्यादा मत डालना है 1 कनाल में। हाँ, जबकि हम नॉर्मली कनक वगैरह लगाते हैं तो 8 से 10 किलो भी डाल देते हैं, इसमें नहीं डालना है आपने। ठीक है ना? और इसमें एक बैक्टीरिया होता है, जब ये मतलब बीज अंकुरित होने लगता है तो जैसे ही जड़ बनता है उसमें बैक्टीरिया होता है, जिसको हम वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन खुद ही बनाता है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वायुमंडल से नाइट्रोजन बना लेता है, तभी वो पौधा हरा भरा रहता है। तीसरी बात, जब हम मटर को लगाते हैं तो इसमें एक बीमारी आ जाती है। आपने देखा होगा कि पौधा लगा और सूखने लगता है। नींद आ रही है? नींद नहीं आनी चाहिए, सोना नहीं आपने, उबासी ले रहे हो ना, थक जाते हैं ना, बस में चल के, बस में आए हो आप लोग, बस में आए, थकावट हो जाती है। और यहाँ गर्मी गर्मी, पंखा चला लो, ऐसा लग रहा है। फैन वहाँ तो होगा शायद, देखो चला के। थोड़ा बहुत चलेगा तो पता लग जाएगा। तो जो हम मटर लगाते हैं उस मटर में 2 चीज़ें हैं। एक बात है टाइमिंग, तो कोई चक्कर नहीं है। मटर को अगर हम ज़मीन पे लगाएंगे ना, मटर का बीज का रेट क्या होता है, एक कनाल में हम 5 किलो बीज डालते हैं मटर को, लेकिन मटर से मटर का डिस्टेंस, हम लाइन का डिस्टेंस 1 फीट रखते हैं, और बीज से बीज की दूरी हम 3 से 4 इंच करीब, 7 से 8 सेंटीमीटर के करीब, इतना पे बीज को रखते हैं। अगर आप लाइन में मटर लगा रहे हो तो मटर को के जड़ को हवा चाहिए होता है। अगर आप उसको बार बार सिंचाई करोगे ना तो मटर ख़राब हो जाएगा। तो बहुत सिंचाई की आवश्यकता मटर को नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, मटर में जो सूखने की बीमारी होती है कि पूरा फसल लगा हुआ है और एक एक पौधा कर करके पीला होकर के सूखना शुरू हो जाता है फल लगने से पहले। किसी ने पूछा तो था ये प्रश्न। तो वो जो सूखने की बीमारी होती है वो एक्चुअली उसका, अगर शुरू से, अगर अभी जैसे अभी आपने मटर नहीं लगाया है, अगर आप इसके बीज को उपचारित करके लगाओ ना
तो ये बीमारी नहीं आती है। 99.9% ये बीमारी बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन आपका बीज और दवाई दोनों चीज़ें सही तरीके से लगनी चाहिए। कोई भी बर्तन ले लो, टोकरी ले लो, जिसमें बीज डालो आप, और बीज डालने के बाद उसमें बेबिस्टीन डालो या थीरम डालो, या कई सारे कैप्टान आता है, कई सारे फंजीसाइड आते हैं बीज उपचार के लिए। तो उसको डाल करके उसमें थोड़ा सा मटर के ऊपर पहले पानी डाल देना है, छट्टा लगा देना है, ताकि भीग जाए हल्का हल्का मटर। बहुत ज़्यादा पानी नहीं इकट्ठा होना है, हल्का सा छट्टा लगाना जैसे स्प्रे करते हैं, और मटर को थोड़ा सा उसको कि नमी उसके ऊपर चिपक जाए, और उसके बाद उसके ऊपर से पाउडर डालना है। जब आप पाउडर डालेंगे तो चिपक जाएगा उसके साथ, और ये करना तभी है जब आप लगाने जा रहे हो, और उसी समय आप उसको लगा दीजिए। नहीं तो आप एक दिन पहले करेंगे तो फिर वो जो पानी सूखेगा तो वो जो है दवाई जो है वो उतर जाएगा। तो आपने उसी समय करना। जब तो अगर आप ये करते हो तो इसमें आपको ये वाली बीमारी, जिसको हम फ्यूजेरियम बिल्ट बोलते हैं एक्चुअली, ये फंगस के कारण होता है। पौधा जैसे ही खड़ा होने लगता है, थोड़ा सा बड़ा होगा ना, तो आप देखोगे पहले 2 तरह का बिल्ट आता है। एक पौधा यहाँ सूख रहा है, एक वहाँ सूख रहा है, एक वहाँ सूख रहा है, एक वहाँ सूख रहा है। एक तो ये बीमारी है, इससे पता लगा कि इसका इलाज यही है। दूसरा मटर ऐसा होता है कि आपका क्यारी लगाया है आपने या कोई लाइन लगाया, तो पूरी की पूरी क्यारी आपकी सूख गई, बाकी क्यारी ठीक है। पहले एक क्यारी सूखेगा, फिर दूसरी क्यारी, फिर तीसरी क्यारी, इस तरह से सूखना, वो बैक्टीरियल बिल्ट है। और उसका इलाज ये है कि जब आपको ये बीमारी लग जाए तो अल्टीमेटली 2 तरह की दवाई आती है। एक होता है स्टेप्टोसाइक्लिन, स्टेप्टोमाइसिन भी उसको बोलते हैं, और या एग्रोमाइसिन करके आता है, 6 ग्राम का पाउच आता है। तो जैसे ही ये बीमारी लगनी शुरू हो जाए तो इसका स्प्रे बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने बेबिस्टीन से बीज उपचार बोला, वो करने के बाद जब मटर निकलने लगे, करीब करीब 7-8 इंच का हो जाए, तो आपने इसी दवाई का एक स्प्रे कर दो आप। तो ये देखिए, बीमारी को रोकने के लिए किसान को मेहनत तो करना पड़ेगा। बहुत बीमारियां ऐसी हैं जो कल्चरल प्रैक्टिसेस से रुक जाती है। जैसे मैंने बोला आपको, पानी कम लगाएंगे मटर को। मटर बिजाई करने के बाद पानी नहीं लगाना है। बिजाई कर दिया आपने, वो तभी बिजाई करनी है जब मिट्टी में नमी होनी चाहिए। अगर मिट्टी में नमी नहीं है तो पहले आप मिट्टी में नमी बनाओ, थोड़ा सिंचाई करके, और 2-4 दिन वेट करके फिर आप उसमें मटर की लेकिन एक बार बिजाई कर दी तो जब तक वो पौधा निकल ना जाए तब तक आपने उसमें सिंचाई नहीं करना है। आई बात समझ में? उसके बाद आप मटर में, मैंने बोला गोबर की खाद नहीं डालनी है, केचुआ खाद नहीं डालना है। मतलब आपको डालना भी अगर आपके पास है और लगता है कि थोड़ा बहुत, तो जितना आप कनक में डालते हो उसका 1/4 है ना, कई लोग डालते हैं, उस ऊपर से कच्चा गोबर नहीं डालना है। तो आप अगर ऐसा करते हो तो मटर में कोई प्रॉब्लम। दूसरी बात, जब हम मटर लगाते हैं तो मटर का 2-3 कैरेक्टर होता है। एक बार होता है कि सारे फूल इकट्ठे आते हैं, पूरे पौधे पे एक बार फूल आ जाएगा और एक ही बार फली बन जाती है, तो उसको तो उखाड़ना आसान होता है कि हमने उखाड़ा और फलियां तोड़ी, क्योंकि अब फल नहीं लगेगा। एक मटर होता है जिसमें फूल बनते हैं, फलियां बनती है, फूल बनते हैं, फलियां बनती है, वो चलता रहता है। लेकिन हम जब मटर को पलटी लगा करके तुड़ाई करते हैं खेत में, तो क्या होता है कि उसका जो तना है ना, वो टूट जाता है, वो आपको पता नहीं लगता है, मुड़ जाता है। और थोड़ा सा भी मुड़ जाने से क्या होता है, उसका जो प्रोडक्शन है वो 1/4 से भी कम हो जाता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, नॉर्मली हम जो करते हैं, हमारे इसमें यूट्यूब में भी आप देख लोगे, उसमें है मटर लगाने का, मैंने बताया है। अगर आप किचन गार्डन में लगाते हो, इवन 2 कनाल 3 कनाल के एरिया में, तो रस्सी के सहारे आप मटर लगाओ। मटर लगा दो एक लाइन में, एक सीधी लाइन लगा दी। मान लीजिए आपका 1 कनाल एरिया है, तो 1-1 फीट पे आपने एक लाइन नाली बनाई, उसमें बिजाई कर दी और उसको गोबर से ढक करके आपने लगा दिया, ठीक है। और लगाने के बाद दोनों साइड में डंडा, इसका तना ज़्यादा भारी नहीं होता है, दोनों साइड डंडा लगा दो आप, थोड़े थोड़े दूर पे, 10-10 फीट पे या 15 फीट पे, और लगा करके आप उसमें प्लास्टिक की रस्सी, जो सबसे सस्ती वाली आती है वो वाला, क्योंकि बहुत वजन नहीं होता है इस पर, वो बांध दो। 1 2 3 4 5 लाइनों को बांध दो आप, कम से कम एक इतना ऊंचाई पे, ऐसे ऐसे करके 4-5, बस एक लाइन में ऐसे ही करके आप डंडे के साथ बांधो, बाकी कुछ मत करो। आपका प्रोडक्शन 1 कनाल वाला 5 कनाल के बराबर हो जाएगा। इतना ही करने से सिर्फ मटर को रोज बेल की तरह चढ़ाना नहीं पड़ेगा। एक बार मटर ने उस नीचे वाली रस्सी को पकड़ लिया ना, तो अपने आप ऊपर वाली रस्सी की तरफ जाएगा। और जितनी तुड़ाई आप नीचे ज़मीन में करते हो, 1 तुड़ाई या 2 तुड़ाई, यहाँ कम से कम 10 से 12 तुड़ाई होगी आपकी। लेकिन ये करने के लिए आपको पेशेंस रखना। मैं बोल रहा हूँ ना, 1 कनाल में आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च आएगा सिर्फ,
वो 5 किलो मटर के बराबर, लेकिन तुड़ाई आपकी 10 गुना 15 गुना ज़्यादा होगी जो आप नॉर्मली खेत में लगाते हो। बहुत लोग क्या करते हैं उसके लिए कि घना बीज डाल देते हैं, 5 किलो की जगह 10 किलो बीज डाल देते हैं, ये भी लोग करते हैं ताकि एक मटर दूसरे के सहारे खड़ा रहेगा। ये टेक्निक भी ठीक नहीं है। आपने पलटी लगा करके तो उसको तोड़ना ही पड़ेगा, आपको ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। जब आप ढूंढोगे तो उसका जो पाइप जैसा जो होता है, वो आपने देखा उसमें तना नहीं होता है, वो पाइप जैसा होता है, और वो हल्का भी मुड़ गया ना तो मटर उसके बाद उस ऊपर का मटर फलियां जो है वो छोटी होनी शुरू हो जाएगी। और जो तने के साथ लगा होगा, जो रस्सी के साथ लगा होगा जिस पे आपको, और वो 6 फीट तक जाएगा, ये भी आप जान लो। वो मटर आपका यहाँ हाइट तक जाएगा, चाहे कोई भी वैरायटी लगा लो, अर्कल लगा लो, आज़ाद मटर 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, कोई भी लगा दो आप, या पालम प्रिया लगा दो, हमारे पालम किन्नौरी, कोई भी वैरायटी आप लगाओगे ना वो 4 से 5 फीट तक जाएगा। और एक पौधे पे कम से कम 30 से 40 फल लगेंगे। तो आप सोचो कहाँ 8, 10 या 7, 8 तोड़ते हैं, कहाँ 30, 40 फल, और सभी फल आपके लंबे लंबे होंगे, गुच्छों में होंगे। तो ये तरीका भी आपके लिए ठीक है। ठीक है, मटर में और कुछ पूछना है? प्रश्नों का जवाब, जिनके जिनके प्रश्न थे वो अपना ध्यान रखना आपने, है ना, कि मेरा प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, उनका प्रश्न था क्यों के बारे में, है ना, क्यों लगाते हैं ना, हम आजकल लगाते हैं, क्यों जानते हो? हाँ, खाते भी हैं, फलियाँ इसकी बड़ी अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होता है, जस्ट लाइक फ्रांसबीन की तरह लगता है ना, और फलता भी बहुत है जब ये फलता है। तो क्यों को सबसे पहले क्यों में एक बीमारी लगती है, लगाने का टाइम आजकल ही है, और इसको थोड़ा डिस्टेंस पे लगाओ। इसमें शाखा भी निकलता है, पता आपको, सिंगल पौधा नहीं निकलता है। जब ये पौधा लगाओगे थोड़ी दूर के बाद इसमें बहुत शाखाएं, अगर उसको आप देखो तो 8, 10 शाखाएं निकल जाती है। तो डिस्टेंस कम से कम 1.5 से 2 फीट का आप रखा करो, पहले काम तो ये करो। दूसरा बात, जब आप लगाते हैं तो आप उसको रस्सी के सहारे, जैसे आप लाइन में लगा रहे हो तो 2 लाइन के बीच में 2 रस्सियां डालो। जैसे मैंने बोला ना आपको कि जो मटर में तो हम सिंगल मटर के जहां मटर लगाई है उसके ऊपर ही रस्सी लगानी है, जबकि इसमें जहां लगाई है उससे थोड़ा सा 6 इंच इधर और 6 इंच इधर हट के 2 डंडे लगाने, इधर है 2 डंडे उधर लगाने हैं, और क्यों को लगा दो आप। जितने तने हैं उनको निकलने दो आप, वो गिरेगा नहीं, पहली बार तो ये होगा। दूसरी बात, इसका पत्ते पे ना सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है, और उसके बाद पत्तियां पीली होने लगती है, और वो फलने से पहले फूल लगने की अवस्था में सूखने लगता है। इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता है, सबसे कम पानी चाहिए, पानी इसको नहीं देना है। बरसात हो जाए अलग बात है, वो बारिश हो जाए, लेकिन कोशिश ये करना है कि इसको सूखता नहीं है पौधा। जितना टफ जगह में लगाओगे उतना बढ़िया आपका ये चलेगा। तो आपको इसको सूखने नहीं देना है। ज़मीन में लगा देने के बाद इसमें पानी ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद पौधा, इसमें भी नाइट्रोजन नहीं चाहिए, गोबर की खाद बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। इसमें भी नाइट्रोजन उसी तरह से बनता है जिस तरह से मटर में बनता है। तो उसके बाद पौधा चलेगा। एक दवाई आती है, वैसे आप इसके ऊपर लस्सी का स्प्रे कर सकते हो। जैसे ही पौधा 1 फीट 1.5 फीट का हो जाता है तो लस्सी घर में आप एक बोतल में ले करके, लस्सी तो सबके घर में ही होता है, रख दो आप इसको, और धूप में रख दो बोतल में। 2 लीटर वाला जो बोतल आता है या उससे बड़ा कोई डब्बा हो आपका प्लास्टिक का, उसमें डाल करके और उसको धूप में रख दो, खूब खट्टी होने दो। जैसे जैसे मटर बढ़ता रहेगा, क्यों वैसे वैसे इसको भी खट्टा होता रहेगा। उसके बाद इसमें से निकालना है, जैसे 1 लीटर पानी और 15 लीटर पानी में 1 लीटर ये और 15 लीटर वो, और मिला करके इसको आप स्प्रे करते रहो। छोटा भी पंप से भी आप कर सकते हो, हाथ वाले जो प्रे आते हैं उससे खाली छान लेना है कपड़े से, ताकि जो लस्सी का जो कई बार उसमें रह जाता है थोड़ा फैट वगैरह, घी वगैरह टाइप का, मक्खन टाइप का, वो नहीं फंसना चाहिए। और अल्टीमेटली आप इसका स्प्रे करो, ये बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आप चाहो तो इसके जड़ में भी आप इसको डाल सकते हो। गुड़ाई जड़ में हवा लगना चाहिए, इसको छायादार स्थान में नहीं लगाना है, प्योर जहाँ सीधी धूप पड़ती है उसी जगह पे इसको लगाना है। कटिंग नहीं करना है, कटिंग करेंगे तो आपको बीमारी ज़्यादा आएगी, तो कटिंग नहीं करना है। तो क्यों को, और ये 2 चीज़ें, इसके अलावा भी क्यों में कई बार आपने देखा होगा, फलियां तो इसकी मोटी तो होती ही है, नॉर्मल फलियों को आपने तोड़ते रहो। जो तोड़ते समय कई बार हमारे को जो होता है ना वो रह जाता है, जैसे कहते हैं कि हम छोटे में तोड़ लेते हैं, या कुछ में उसका गुच्छ, कई वैरायटी ऐसी होती है जो गुच्छों में तोड़ते हैं, तो तोड़ते समय इसके तने टूटने का डर रहता है। कई बार कोमल होता है इसका, देखा आपने तना ना क्यों का, तो तोड़ते समय सावधानी बरतिए। अगर जितना कम इसका बढ़वाड़ होगा उतना बढ़िया क्यों चलेगा।
तो वो कम बढ़वार के लिए आपको दो चीज़ करना है, पानी नहीं देना है और दूसरा गोबर की खाद नहीं ज़्यादा यूज़ करना है। जहाँ आप लगाओ वहाँ पर गोबर की खाद कम, एवं खाद कोई डालो ही नहीं, बहुत बढ़िया चलेगा। जितना उजड़ी हुई ज़मीन रहेगी, जितनी बंजर ज़मीन टाइप की रहेगी, क्यों को पानी चाहिए शुरुआत में, उसके बाद उसकी जड़ें बड़ी गहरी चली जाती है, बहुत बढ़िया चलेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न था? कौन से महीने में लगाना चाहिए? क्यों अभी लगाना शुरू कर दो आप थोड़े दिनों में, इस समय। हाँ जी, धनिया जब हम लगाते हैं ना, धनिया देखा होगा, धनिया वैसे नॉर्मली हम हरे पत्ते के लिए लगाते हैं, मसाले के लिए हम कहाँ लगाते हैं कि लगाते हैं ना। अगर मसाले के लिए लगाते हैं तो हम खेतों में लगाते हैं, किचन गार्डन में बहुत कम लोग लगाते हैं, क्योंकि और धनिया देसी धनिया का ही हम बीज बनाते हैं, जो जिसका दाना बनता है। तो जो आप किचन में लाते हो धनिया, वो सबसे बढ़िया है आपका बीज। धनिया को भी पानी कम चाहिए। हम तो पानी, हमारी जो मिट्टी है ना हिमाचल में, इस एरिया की जो मिट्टी है, जो चिकनी मिट्टी है, इसको खेत को अगर अच्छी तरह से जुताई की हुई हो और इसमें थोड़ा क्या बोलते हैं, पाटा अच्छा से लगा दिया हो, मिट्टी थोड़ी टूट गई हो, तो ज़रूरत नहीं है इसके बाद इसको वो डालने की, पानी डालने की। बहुत रेयर केसेस में धनिया में कई बार पीले पत्ते पड़ जाते हैं। जैसे जो हम हरा धनिया लगाते हैं ना, तो हरा धनिया को नॉर्मली हम छट्टा लगाते हैं या हम लाइनों में लगाते हैं या चुक के लगाते हैं, है ना। तो धनिया में ये पीलापन तभी आएगा जब कच्चा गोबर डालोगे आप, या अगर आपने गोबर तो डाला है लेकिन आपको पता नहीं है कि ये गोबर जो है वो पूरी तरह से सड़ा है कि नहीं सड़ा है। धनिया के पौधे कभी भी पीले नहीं पड़ेंगे। अगर पीले पड़ रहे हैं तो एक चांसेस हो सकता है गोबर, दूसरा नाइट्रोजन की कमी। तो इसमें थोड़ा बहुत आप यूरिया डाल सकते हो। वैसे नॉर्मली हम खाने पीने वाली चीज़ों पे ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करते नहीं हैं, लेकिन उसकी जगह आप केचुआ वाला खाद अगर आप यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा बेटर है, बशर्ते कि आप गोबर की खाद जो हम यूज़ करते हैं ना, वो 90% सड़ता नहीं है, उसको टाइम नहीं देते हम, और हम गड्ढे में नहीं डालते हैं, हम तो खेत में ऐसे ही ढेर जमा कर देते हैं, और वो कभी भी सूखता नहीं है, सड़ता नहीं है। उसको चाहिए उस कंडीशन में 6 महीना चाहिए। 6 महीना कहाँ रहता है? आपने कनक में डाला, मक्की में डाला, कनक में डाला, फिर और भी बीच में गोबर जमा हुआ, थोड़ा कलर चेंज हो जाता है तो गोबर की निशानी है। जब इसको पानी में डालोगे ना सड़ा हुआ गोबर को, तो चाय की पत्ती की तरह हो जाएगा। ये सबसे बड़ी निशानी, गीला नहीं होगा। जबकि हम जो गोबर डालते हैं उसको आपने पानी में डाल के देखना, वो गीला हो जाएगा, उस पर आप चल नहीं सकते हो। तो एक तो वो है, दूसरा है जो गोबर का जो रंग है ना, वो भूरे या काले रंग का हो जाएगा। हमारा जो है वो पीला रंग का रहता है या मिक्स रहता है थोड़ा। तो कच्चा गोबर तो कभी भी कच्चा गोबर हमारे एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है। आज के डेट में क्लोरोपाइरीफॉस जो दवाई है, जो दीमक का सबसे कारगर दवाई माना जाता है, वो सबसे ज़्यादा है ही इसी के कारण। अगर कच्चा गोबर डालने से हमारे खेतों में दीमक सबसे ज़्यादा आ रही है। आपने सुना होगा दीमक वगैरह की समस्या आ जाती है, आप लोग की भी आती है। धान कनक में आ जाएगा, कनक का जब कनक लगाओगे ना आप, तो कनक पीला पड़ने लगता है। तो दीमक क्या करता है, कनक को काटने लगता है, कनक की जड़ को। जब उसको कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए ना, तो कनक की जड़ को काटने लगता है, और उसको ऐसे करके उखाड़ोगे ना, तो हल्का जोड़ लगाओगे तो ज़मीन में से बाहर आ जाएगा। ये दीमक की सबसे बड़ी निशानी है। बहुत सारी जड़ों को वो खा चुका होता है। उस कंडीशन में जो हींग आता है ना, बाज़ार में जो हींग मिलता है, जो थोड़ा गीला टाइप का जो होता है, तो सूखा पाउडर होता है, एक गीला वाला जो बेचते हैं, उस हींग को कपड़े में बांध करके अगर सिंचाई करते समय डाल दो ना पानी में, और हींग पूरे खेत में उसका रस फैल जाए, तो दीमक वैसे ख़त्म हो जाता है। बड़ा सही इलाज है ये, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। हाँ जी, कनक जब पानी लगाते हैं ना, तो पानी में कपड़े में बांध के, कोई डंडे के या कोई रस्सी से, वो पत्थर वगैरह से उसको कपड़े में बांध के आप वहाँ रख दो, पानी के साथ साथ वो बहता रहेगा और फैलता रहेगा। पूरे खेत में ये दीमक की समस्या बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना। और कोई प्रश्न है था? सबके प्रश्न हो गए? सबके हो गए? शांति हो गई? सर जो कद्दू वगैरह बीजते ना हम लोग, हाँ, उसमें जो कीड़ा वगैरह लगता है, पत्ते में खत्म हो जाता है। आपने बताया, आपने बंद गोभी का कोई पूछा था ना, है ना जी? आपको प्रश्न ही याद नहीं है कि हमने क्या पूछा? मैंने बोला था सबने अपने अपने प्रश्न याद रखने। मैंने पूछा था नहीं, जैसे उसमें बंद गोभी में एक कीड़ा लगता है। जब बंद गोभी लगने लगता है ना,
तो आपने देखा होगा इसके पत्ते के नीचे पूरा छेद कर देता है और वो कीड़ा उसके पत्ते के नीचे इकट्ठा हो जाता है ना। वो एक्चुअली तितली के बाद में वो तितली बन जाता है और पत्ते को पूरा खा जाता है या इवन बंद गोभी को पूरा सुरंग बना देता है। तो केमिकल का स्प्रे तो नहीं करना चाहिए। मैं तो है तो इसका केमिकल स्प्रे भी, मैं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन कल भी मैंने उसका इलाज बताया था कि हम जो हमारे खाने वाला सोडा होता है ना, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है आजकल, और मैं खुद भी इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहा हूँ। खाने वाला सोडा को पानी में घोलिए, 1 लीटर में 1 ग्राम या 2 ग्राम खाने वाला सोडा, समझ रहे हो आप, घर में होता है, 1 से 2 ग्राम घोल करके उसको आप बंद गोभी पे, पालक पे, मेथी पे, सरसों पे, सब पे उबासी मत लो, आप पानी पियो जा करके। आपके कारण 2 लोग बड़े डिस्टर्ब हो रहे। जाओ आप, उठ जाओ, जाओ जाओ, जो बाहर पानी रखा हुआ है पी लो आप, कोई बात नहीं, होती है थकावट। पता नहीं रात को सोया है कि नहीं आपने, सोए आप, नींद आती है? उबासी बड़ी गंदी बीमारी है, मेरे को तो बड़ा बुरा लगता है। हमें भी उबासी आने लगता है, अगर कोई उबासी उधर से लेगा तो इधर भी शुरू हो जाता है और फिर आदमी का एनर्जी खत्म हो जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, ठीक है, ले करके, या 15-10 लीटर के पानी में 1 चम्मच आप डालो और इसका स्प्रे करो आप। कोई भी बीमारी आपको, लहसुन पे हो, प्याज पे हो, गट्ठी, मतलब जो भी आप अभी फसल लगाएंगे, मूली पे, सलगम पे, ब्रोकली पे, पालक पे, उसके बाद फूल गोभी पे, बंद गोभी पे, सब पे आप इसका स्प्रे 15 दिन पे, पानी और बस खाने वाला सोडा, हाँ ठीक है ना। ये सबसे बढ़िया इलाज है। थोड़ा इसका बढ़ाना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा दही डालो आप, खट्टी दही, 4-5 दिन पुराना दही होना चाहिए, खट्टी, जिसमें बैक्टीरिया बन जाता है। जब आप जीवामृत वगैरह का पढ़े हो, आप लोग क्लास लगाए हो कभी, जैविक खेती के बारे में किसी ने लगाया तो कभी ना कभी पढ़ाने तो आते हैं, जीवामृत क्या होता है, बीजामृत क्या होता है, घन जीवामृत क्या होता है, किसी ने नहीं किया है। इतने नेचुरल फार्मिंग की खेती होती है, तो उसमें भी बोलते हैं दही डालने के लिए। दही हमारे बैक्टीरिया, दही, आपको कोई भी बीमारी हो जाए ना, पेट में कोई भी बीमारी हो जाए, यूरिन में कोई बीमारी हो जाए, यूरिन नहीं आ रहा है या यूरिन में दर्द हो रहा है या यूरिन करने में जलन होती है, यू हैव टू टेक दही। दही बहुत बड़ा इलाज है और आजकल उसको कंपनियां बेचती है प्रोबायोटिक के नाम से। जैसे हम क्या लेते हैं, वो होता है ना ORS का घोल, सेम उस टाइप का सैसे आता है जिसको प्रोबायोटिक बोलते हैं। मार्केट में जाओगे आपको मिल जाएगा। प्रोबायोटिक में कुछ नहीं है, उसमें बैक्टीरिया है, उसको पानी में घोलना है और हर दिन अगर आप कोई भी पेट की आपको बीमारी हो रही है तो आप इसको खाओ, तो आपको बैक्टीरिया की संख्या जब हमारे कम होने लगती है ना, तो इस तरह की समस्या आ जाती है। जैसे आपने सुना होगा, बैक्टीरिया या दूसरी बैक्टीरिया की जनसंख्या बढ़ जाए, उसको दबाने के लिए ये बैक्टीरिया ज़रूरी है। जैसे हम इकोलाई आपने सुना होगा, है ना, ये जो इस टाइप के जो बैक्टीरिया, इनकी संख्या को कम करने के लिए, ये जब बढ़ जाता है तो पेशाब में जलन शुरू हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो, खट्टा दही में वो बैक्टीरिया होता है जो हमारे को चाहिए, तो इसलिए वो वाला बैक्टीरिया, ज़्यादा खट्टी दही हमें कभी कभी खानी चाहिए, उसकी बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें। लेकिन खट्टा दही को हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं बेकार हो गया, जबकि वो एक्चुअली में दही होता ही खट्टा है और खट्टा दही में बैक्टीरिया, और उसी को कंपनी आजकल बेच रही है। आजकल डॉक्टर लिखता है ये दोनों टाइम लेना शुरू कर दो। खासकर जिसको यूरिनल की प्रॉब्लम होती है, कोई भी यूरिनल ट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसमें बैक्टीरिया का, दूसरे बैक्टीरिया की संख्या जब बढ़ जाएगी तो उसको दबाने वाला बैक्टीरिया आपको डालना पड़ेगा। वो बैक्टीरिया आपको सबसे बढ़िया कहाँ से मिलेगा, दही से, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो उसमें दूध में खाने वाला सोडा डालना है। कल मैंने और भी बताया था, आप इसमें थोड़ा इम्प्रूव देखिए बना करके आप रख लीजिए घर में, और सभी किचन गार्डन के या फल फूल के सब पे डालते रहो आप। 15 दिन पे एक बार स्प्रे करना है आपने। एक केनी ले लीजिए प्लास्टिक के, उसमें 10 लीटर की जगह 8 लीटर पानी डालिए, उसमें डालिए कम से कम 2-3 चम्मच आपने खाने वाला सोडा। उसके बाद डालना है कम से कम 100 ml सिरका डाल देना है, उसमें डाल देना है थोड़ा सा ईस्ट, उसमें डाल देना है थोड़ा गुड़, उसमें डाल देना है थोड़ा दही,
और ये सब को डाल के, और ईस्ट बाज़ार में मिलता है एक पाउच वाला, उसमें डाल देना है और इसको डाल करके थोड़ा सा ढक्कन को हल्का लूज़ करके और आपने ठंडे जगह पे रख देना है। 4-5 दिन के बाद ये तैयार हो जाएगा। बस इसको छान करके आपने जड़ों में भी लगाइए, स्प्रे कीजिए, कीड़े कोई नहीं लगेंगे। आपका जितने भी तेला वगैरह की समस्या होती है ना, जैसे आप सरसों वगैरह लगाते हो तो तेला की समस्या एक स्प्रे में सारा तेला ख़त्म, बढ़िया से अगर आपने बनाया है तो। ये इतना बढ़िया जैविक इलाज है, ये मेरा तजुर्बा है। जैसे सर वो लाते हैं जिसमें छोटे-छोटे कीड़ा लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पौधे में लग जाता है। सरसों में तो खास करके देखा होगा आपने, ऊपर पूरा लगा होता है, काला काला चिपका होता है, हरे रंग का या काले रंग का। घर में गुलाब वगैरह लगाते हो उसमें लगा होता है, गुड़हल लगाते हो उसमें लगा होता है। तो वो समस्या का सबसे एक बार स्प्रे करो, 15-15 दिन पे बिना काम के आप स्प्रे कर दो, सब पे कर दो आप, और तुरंत स्प्रे करो, तुरंत काट के खा लो आप, कोई चक्कर नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि स्प्रे किया तो 5 दिन के बाद हमने इसको पालक के पत्ते को यूज़ करना या धनिया को, वो तो खाने वाली चीज़ है। जो भी चीज़ मैंने बताया वो सब कुछ खाने वाली है, और ये सब चीज़ का रामबाण इलाज है। लहसुन प्याज वगैरह जितने भी हम वो करते हैं ना, उससे बढ़िया इलाज है ये, और ये कारगर भी है सही तरीके से। ठीक है ना? और कुछ प्रश्न? सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, क्यारी बनाने का मैं तो चाह ही रहा हूँ कि आप लोग पूछो। क्यारियाँ बनाने के लिए देखिए, एग्रीकल्चर में, खेती में हम सब चीज़ में क्यारी बनाते हैं, है ना। धान के खेत में नहीं बनाते हैं, है ना, कि बनाते हैं उसमें भी बनाते हैं तब जब हमको पानी रोकने के लिए। बाकी जितनी भी फसलें हैं हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि क्यारियों में लगानी चाहिए। अब क्यारी का मतलब क्या होता है कि जैसे क्यारी का एक एक्चुअल, जैसे कनक भी लगाएंगे हम थोड़े दिनों के बाद, तो हम क्या करते हैं, लंबी लंबी मेड़े बना देते हैं, बनाते हैं ना। वो किस लिए बनाते हैं? ताकि पानी लगाने में हमको आसानी हो, इसीलिए लगाते हैं। कई लोगों का खेत ज़्यादा ढलान पे होता है तो छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं, कई टेढ़ी मेढ़ी बनाते हैं ताकि पानी जहाँ से हम दें वहाँ से रुक जाए। एक तो क्यारी बनाने का पर्पस ये है। दूसरा क्यारी बनाने का पर्पस हमारा रहता है कि जो पानी है, मैं आपको ये एग्रीकल्चर जो भी खेती भी करते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी पौधे के लिए ज़रूरी है, लेकिन पानी के साथ हवा भी ज़रूरी है। जैसे हमें कहते हैं ना कि हमें सांस लेने के लिए हवा तो चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए हमारे को, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं से सांस ले सकते हम। तो उसी तरह पौधे को 2 चीज़ें चाहिए, और जड़ को मैं बोल रहा हूँ, जड़ में हवा और पानी दोनों बराबर मात्रा में चाहिए। इसलिए भी क्यारी बनाते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो नालियों में हो जाए। तो क्यारी का जो साइज है, अगर आप खेती कर रहे हो, सपोज आप फूल गोभी लगा रहे हो, बंद गोभी लगा रहे हो, गांठ गोभी लगा रहे हो, 3 मीटर बाय 3 मीटर का साइज सबसे ऑप्टिमम है, और ज़मीन से 5 से 7-8 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई क्यारी आपने बनानी है। लहसुन भी आप लगाते हैं, कई लोग मेड़ पे लगाते हैं, कई जैसे देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है ना, बहुत लोगों ने प्याज भी मेड़ पे लगाते हैं। आलू तो हमको, हमारी मजबूरी है कि हमको मेड़ पे लगाना पड़ता है, नहीं तो आलू अगर सख्त होगा मिट्टी ना पानी देने से तो आलू नहीं बनेगा। तो आलू ना सख्त हो इसके लिए हम क्या करते हैं, आलू को की जड़ें जो है, ट्यूबर जब बनेगा तो वो ज़्यादा बड़ा हो, इसके लिए आलू को पोला रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसको मेड़ बना के लगाते हैं। अदरक को भी मैंने बोला, लेकिन हमको नॉर्मली फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी वगैरह अगर आप लगा रहे हो तो आपको क्यारी बनाने 3 मीटर बाय 3 मीटर। अगर आपको पानी देना है तो भी पानी आप उसी से दो, और अगर पानी ज़्यादा हो गई, बारिश ज़्यादा हो गई तो पानी निकल भी जाना चाहिए। उसके जड़ में हवा और पानी दोनों रहना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। गमले में पौधा सूखता है इसी कारण से, कई लोग गमले में लगाते हैं ना, जब उसकी जड़ें या तो बहुत ज़्यादा बन गई है और उसको हवा और पानी का बैलेंस, आप पानी देते हो, पानी या तो सीधा निकल जा रहा है, अगर ज़्यादा छेद होगा तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन पौधे को पानी और हवा का मिश्रण उसको मिलते रहना चाहिए। इसलिए नमी देख करके सिंचाई की जाती है। नॉर्मली लोग नमी नहीं देखते हैं कि पौधा थोड़ा मुरझा रहा है, समय से पहले हम सिंचाई कर देते हैं। एक्स्ट्रा पानी रहेगा ना, जो 24 घंटे के अंदर जो फील्ड कैपेसिटी पे पानी रहता है, वो पानी जितना, जैसे आपने सिंचाई कर दिया और 24 घंटे के बाद जाकर के खेत में देखते हैं कि कितना पानी है, मतलब कितना गीला है, वही पानी पौधे को चाहिए होता है। अगर पानी 24 घंटे के बाद भी खड़ा है तो समझ लो कि आप पौधे के लिए सफोकेशन है, वो पानी पौधे के लिए किसी भी एंगल से हानिकारक, लाभदायक नहीं है, वो हानिकारक है। तो पानी आपको ऑप्टिमम देने के लिए आपको 3 मीटर बाय 3 मीटर की उठी हुई
सब्जी उत्पादन में दबी हुई क्यारी से ज़्यादा अच्छी है उठी हुई क्यारी। कभी भी आप बनाओ, छोटा भी क्यारी 1 मीटर बाई 1 मीटर की भी क्यारी बनाते हो आप, और उसमें आप किचन गार्डन में, तो आपको उठी हुई क्यारी बना करके ही रोपाई करनी चाहिए। अब ये अलग बात है कि जैसे हम मूली लगाते हैं, सलगम लगाते हैं, सलगम तो चलो छट्टा लगा देते हैं, गाजर लगाते हैं, तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए, अगर हमारी मिट्टी पूरी पोली है, बिल्कुल मुलायम है, मतलब उसमें मिट्टी में चलने के बाद खाली पैर से वो दबता है सूखे में भी, तो समझ लीजिए कि सबसे अच्छी मिट्टी है वो। जो हार्ड होता है, सख्त हो जाता है सूखने के बाद सड़क की तरह, तो समझ लो वो पौधे के लिए ठीक नहीं है। उसी मिट्टी को हमको पोली रखने के लिए हमको थोड़ी ऊंची उठी हुई क्यारी बनानी पड़ती है। आई बात समझ में? इसलिए जब भी आप कभी भी लगाइए कोई भी फसल, तो कोशिश कीजिए कि उठी हुई क्यारी ही हम बनाएं, और उससे आपको उत्पादन भी ज़्यादा होगा, बीमारी कम आएगी, खरपतवार बहुत कम आएंगे। ठीक है ना? तो ये ध्यान आपने ज़रूर रखना है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि हमको कैसे लगाना है, तो आप कोशिश कीजिए, मिट्टी मेरी कितनी भी बुरी है, कितनी सख्त है, तो अगर उसको ठीक करने की कोशिश हम करते हैं, ठीक क्या चीज़ से होता है? आप देखे हो गोबर की खाद जो हम यूज़ करते हैं ना, गोबर कई बार आप कहीं घर के पास पड़ा हुआ हो, 15 दिन तक उसको रहने दो, सूखने दो, ऐसे ही जहाँ गोबर की इसने किया है पशुओं ने, आप 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद आप देखोगे तो इतना सा होगा वो। यानी गोबर से मिट्टी नहीं बनता है। गोबर जो गोबर हम खाद डालते हैं, वो अगर 10 किलो को आप लेकर के किसी टोकरी में छोड़ दो, तो 3 महीने के बाद देखना आपने, जब नमी नुमी उड़ जाएगी और यूज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इतना सा बचेगा वो। तो गोबर से हमारी मिट्टी नहीं बनती है, लेकिन गोबर क्या करता है, मिट्टी के 2 कणों के बीच में गैप बना देता है, और उस गैप के कारण उसमें हवा और पानी दोनों पड़ा रहता है, बैलेंस रूप में रहता है। इसलिए मिट्टी को सुधारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो मिट्टी हमें विरासत में मिली है, उसी मिट्टी में अगर हम खेती करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा टेक्निक हमको बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे हम मान लिया लहसुन लगाते हैं, कई लोग लहसुन मेड़ों पे लगाते हैं, मेड़ों पे ना लगा करके आप लहसुन को फ्लैट बेड में लगाओ तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अगर 1 कनाल में आपने 20 किलो बीज डाला है लहसुन का, तो आपको 4 क्विंटल से 6 क्विंटल के बीच में लहसुन होना चाहिए। और अगर मेड़ विधि से आपने देखा होगा ना कि आलू जब हम लगाते हैं, खास करके इस एरिया में, तो आलू में एक छेद बनता, बाजार में भी बिकता है, तो देखा होगा आपने, जिसको कट वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कट वर्म। और कट वर्म जो होता है, वो आपको उसका जो कीड़ा होता है, वो नॉर्मली वाइट कलर का होता है, भूरे रंग का या सफ़ेद रंग का, और उसका जो मुंह होगा ना, वो काले रंग का या थोड़ा भूरे रंग का होगा, मतलब बिल्कुल। तो वो हमारे आलू जब लगते हैं तो उसमें सुरंग बनाता है। वैसे तो इसकी केमिकल दवाई है, जैसे फ्यूराडान है, कार्बोफ्यूरान है, उसको हम ज़मीन में डालते हैं। बहुत लोग आलू लगाते समय मिट्टी में मिला देते हैं, वो माना जाता है दानेदार दवाई आती है, उसको हम डाल देते हैं, तो जिसमें ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन अगर आपको मिट्टी में इस तरह की समस्या आ रही है, तो मैं तो आपको कहूँगा कि हींग वाला जो उपचार है ना, वो सबसे बढ़िया है। जब आप आलू की क्यारी में, आलू में तो पानी लगता ही लगता है, सब लोग लगाते हैं, तो जब आप पानी लगाते हैं, थोड़ा सा हींग डाल दिया करो आप। थोड़ा सा फिटकरी भी हमारे काम करती है। मैं देसी इलाज आपको बता रहा हूँ। फिटकरी से सस्ता मिलता है, फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, और जहाँ से पानी जा रहा है वहाँ पे रख दीजिए आप, धीरे धीरे वो खेत में जाएगा, वो भी आपका एक इलाज है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जो हींग वाला है ना, अगर अच्छे क्वालिटी का हींग होना चाहिए, वो बहुत बढ़िया इलाज है। अदरवाइज़ कार्बोफ्यूरान आता है, क्लोरोपाइरीफॉस आता है, और अगर देसी इलाज चाहते हैं तो नीम की खल्ली आती है। इनको अगर आप डालेंगे तो, क्योंकि वो कीड़ा ज़मीन में ही रहता है, और वो आलू के कंद को जब बड़ा होता है ना, तो उसमें सुरंग बना देता है, छेद कर देता है। वैसे वो आलू खाया जाता है, क्योंकि फिर उसके ऊपर भी कवर बन जाता है, वो छिला हुआ नहीं रहता है, सड़ता नहीं है वो, लेकिन खाया हुआ जरूर होता है, उसमें सुरंग जरूर बनी होती है, तो आप उसका इलाज कर सकते हो। तो तीनों में से कोई इलाज बेस्ट आपका। देखिए, जब आप लगाने जाते हो आलू ना, तो कच्चा गोबर उसका सबसे बड़ा दोस्त होता है। कच्चे गोबर से आकर्षित होता है, और वहीं पर इकट्ठा हो जाएगा वो वेट एंड वॉच का है। जब तक आलू आपका बनना 60 दिन के बाद शुरू होगा, या 50 दिन के बाद शुरू होगा, तब तक वो, क्योंकि ज़मीन से बाहर वो जाएगा ही नहीं, और वो
वहाँ पे रह करके वो वेट एंड वॉच, उसके बाद जब उसको सबसे अच्छा खाने का चीज़ मिलेगा ना, उसके बाद वो उसको कुतरना शुरू कर देगा और बहुत धीरे धीरे खाता है। पूरे गुच्छे में आलू अगर एक पौधे में लगाया तो उसमें से एक ही आलू आपको या 2 आलू आपको ऐसा मिलेगा, वो बस उतना ही खाता है, ना इकट्ठा करता नहीं कुछ करता है, खुरच के उसको खाता है। और बड़े आलू में ये निशानी, छोटे आलू को नहीं ज़्यादा करता है परेशान, वो करता ही जब बड़ा आलू बन जाता है करीब, तब जा कर के उसको खाना शुरू करता है। तो ये तीनों में से एक इलाज, अगर नीम की खली मिल जाए तो एक कनाल में कम से कम 8 से 10 किलो अगर नीम की खली डाल दो आप, तो 5-7 साल के लिए निश्चिंत हो जाओ आप। उसके बाद ये बीमार एक कीड़ा नहीं आएगा। आलू वाले एरिया में ये बीमार एक कीड़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और जी कुछ, नीम के पेड़ हिमाचल में है, ऊपर वाले एरिया में नहीं है। आपको मिलेगा कांगड़ा से नीचे, जब चले जाएंगे देहरा से नीचे, उस एरिया में है। इधर एक्चुअली क्या है ना, नीम के पेड़ को पाला से नुकसान होता है, पाला में सूख जाता है, नहीं तो लगा तो सब सकते थे, पाला में नहीं चलता है। तो आप नीम का खली बाज़ार में बिकता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास भी आता है। अगर आप डिमांड रखोगे तो उनका पास आता है, बोरियों में 25-50 किलो की बोरियों में आता है, वहाँ से ले सस्ता होता है वो नीम की खली। ठीक है, और कुछ? आप मेरे भाषण पे ताली बजा रहे हो कि मेरे को जाने के लिए बोल रहे हो?